देखिए अभी अपन लेजिस्लेशन नंबर 35 देख रहे हैं और इसमें लीव ट्रेवल असिस्टेंस का एक पॉइंट आया है। ये बात आपके नोट्स में नीचे नीचे पॉइंट नंबर पेज नंबर 7 पे नीचे नीचे है लिखा है लीव ट्रेवल असिस्टेंस। इसमें लिखा है द एसएससी कैन क्लेम एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नीज इन ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। 4 सालों के ब्लॉक में आप 2 बार एग्जाम्पशन का क्लेम कर सकते हैं और ये 4 साल जो है वो जनवरी से दिसंबर के हैं, यानी जनवरी 2010 से दिसंबर 2013। तो 2010, 11, 12, 13 4 साल ऐसे हैं। अभी हमारा ब्लॉक चल रहा है 2018-21 का, यानी 18, 19, 20, 21 इन 4 सालों में 2 बार यात्रा कर सकता है। और एग्जाम्पशन कैसा होगा तो लिखा है द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लिखा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या एक्चुअल एक्सपेंडिचर या एयर फेयर या रेलवे फर्स्ट क्लास फेयर, दोनों इन तीनों में से जो भी कम हो। और घूमने कौन जा सकते हैं, नोट नंबर 1 में लिखा है फैमिली इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर जो है वो मेनली और होली डिपेंडेंट होने चाहिए। और लिखा है नोट नंबर 2 में द एग्जाम्पशन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेयर ओनली, केवल किराए के लिए, आने जाने के लिए, ट्रेवल ट्रेवल का है नाम ध्यान देना, तो ट्रेवल का ही लेना है केवल। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बोर्डिंग लॉजिंग एंड कन्वेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जर्नी विल नॉट बी अलाउड, यानी रहने के ठहरने खाने पीने के खर्चे इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये आपका पूरा रूल आपको ध्यान रखना है। ही इज एंटाइटल्ड टू फॉर लीव ट्रैवल असिस्टेंट वंस इन एवरी 2 ईयर, 2 सालों में एक बार जाता है। इन सितंबर 2019 यानी हमारे ईयर में ड्यूरिंग द लीव ही वेंट टू विजिट टू कश्मीर विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। ठीक है, 3 बच्चों के साथ गया। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम 12,000 रुपये खर्चे का हुआ। और पैसेज मनी वर पेड टू हिम बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने उसको पेमेंट कर दिया। हेड ही ट्रेवल बाय एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ रेलवे, तो उसका खर्चा होता 8,000 रुपये का। तो फर्स्ट क्लास रेलवे का 8,000 का है और इसका खर्चा हुआ है 12,000 रुपये। और दोनों में से जो कम हो तो उसको 8,000 का एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। तो अब अपने देखें इसमें रूल क्या कर रखा है। तो देखो बच्चे जो हैं वो 3 हैं और ये खुद और इसकी वाइफ है, कुल मिला के 5 जने हैं। तो मैं आपको बता दूं 2 ही बच्चों का एग्जामिशन मिलता है, ये बात यहाँ नोटिंग में आपको मिल जाएगी, केवल 2 बच्चों का जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1998 के बाद हुआ हो। और एग्जामिशन भी केवल 8,000 रुपये के लिए ही आपको मिल सकता है। ये भी अपन को ध्यान रखना है, क्यों 12,000 या 8,000 दोनों में से जो कम हो, तो 12 या 8, 12 एक्चुअल खर्चा, 8,000 जितना फर्स्ट क्लास से होना चाहिए था, दोनों में से जो कम हो 8,000। पर ये 8,000 5 जनों का है, तो एक जने का कितना होगा 1,600। और एग्जाम्पशन सिर्फ आपको 4 जनों का मिलेगा, एक बच्चे का नहीं मिलेगा। तो माता पिता और 2 बच्चे, तो 6,400 का एग्जाम्पशन आपको मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको रुपए मिले हैं 12,000, उसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका 6,400, तो टैक्सेबल आपका हो जाएगा 5,600। ये आपका होगा लीव ट्रेवल असिस्टेंस का रूल। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 36 और इसमें एक स्पेशल पॉइंट है सुपर एनुएशन फंड का। लिखा है आर अंबानी लिमिटेड कंट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी टुवर्ड, ये तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, इसको तो इग्नोर कर दो। आगे लिखा है एंड 165 टुवर्ड एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड से आपको पैसे मिले हैं, तो 165 सुपर एनुएशन फंड में आपको पैसा मिला। सुपर एनुएशन फंड में क्या होता है, 1,50,000 रुपए तक का एग्जाम्पशन मिल सकता है। तो 1,50,000 रुपए आपके लेस हो जाएंगे, बाकी का एक्सेस 15,600 जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि अज्यूमिंग दैट एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल 2,400 हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी पे नहीं किया। और जब पे नहीं किया तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन जो है वो आपका नहीं मिला, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है, यानी एक्चुअल अमाउंट पेड जो करोगे उसी का डिडक्शन आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 37 और इसमें लिखा है कि he contribute 10% of his salary and one half of the DA to unrecognized provident fund to which his employer contribute an equal amount, यानी दोनों इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, यूआरपीएफ बोलते हैं इसको। यूआरपीएफ में दोनों का रेशियो इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। उसने क्या किया, रिटायरमेंट होने से पहले प्लान सोचा कि यार क्यों ना अपन यूआरपीएफ से 1,00,000 रुपए निकाल लें, अपनी डॉटर की मैरिज है निकाल लें, 1,00,000 रुपए निकाल लें। और जब वो रिटायर हुआ तो लिखा है ही रिसीव 90,000 बीइंग द बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ लोन, यानी 1,00,000 रुपए का लोन लेस करने के बाद उसे 90 मिले। 1,00,000 रुपए का लोन जो उसने ऊपर लिया था ये वाला, उसको लेस करने के बाद उसे 90,000 रुपए मिले। इसका मतलब यूआरपीएफ में टोटल अमाउंट जो था वो 190 था।
1 + 90 190। और यूआरपीएफ से जो आपको पैसा है उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आप टेबल में चेक करेंगे पेज नंबर 5 पर, तो वो हर साल टैक्सेबल नहीं हो रहा था, वो होता है रिटायरमेंट के वक्त। रिफंड जब रिटायरमेंट के वक्त मिलता है तब आपका वो एग्जाम्प्ट होता है। तो 190 आपको टोटल यूआरपीएफ का बैलेंस हमेशा टोटल लिया जाता है पहले, और उसमें दोनों का इक्वल अमाउंट था। तो जो ओन शेयर है यानी खुद का एम्प्लॉय का, वो वाला हाफ शेयर आपका लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 था। तो जो भी रेशियो होगा वो 3:2 भी हो सकता था। पर मैं आपको बता रहा हूँ एम्प्लॉय का शेयर एग्जाम कर दिया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय का शेयर हर साल सैलरी के अंदर इंक्लूडेड था, वो तो वहीं टैक्सेबल हो गया था। लेकिन एम्प्लॉयर का कहीं भी टैक्सेबल नहीं हुआ था, इसलिए एम्प्लॉयर का पार्ट रिटायरमेंट के वक्त एक साथ टैक्सेबल होगा। तो टोटल में से जब मैंने एम्प्लॉय का पार्ट हटा दिया तो ये एम्प्लॉयर का पार्ट बचा, रिमेनिंग हाफ, ये हाफ 95,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये हर साल टैक्सेबल नहीं हो रहा था। देखिए ये वाला एग्जाम जो क्वेश्चन जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी 2016 में आया हुआ है, और इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ 15% ऑफ सैलरी क्यों लिया गया है। रीजन ये है कि ये यहाँ कलकत्ता में रह रहा है, तो इसलिए पॉपुलेशन का रेफरेंस दिया नहीं जाएगा। कलकत्ता मेट्रो सिटी, और मेट्रो सिटी में पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा ही होती है, तो ये बात तय होगी, तो इसलिए 15% लिया गया है। और इसके अलावा ग्रेचुइटी में जब आप सैलरी की कैलकुलेशन करोगे तो पिछले 10 महीने की सैलरी चाहिए होगी, तो 50,000 तो आपका ये आ गया, और 50,000 तो सैलरी लेनी है, और डीए जब आप लोगे तो 20%, लेकिन अंडर द टर्म आधा ही है 50%, तो 10% ही हुआ, तो 50,000 का 10% हो गया 5,000। इसलिए 50,000 की सैलरी, 5,000 का डीए, 55,000 की सैलरी के थ्रू आपका ग्रेचुइटी का जो कैलकुलेशन है वो सारा किया गया है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 39 जो है ये भी राजस्थान स्टडी 2014 में आ चुका है, और इसमें लिखा है ही वॉज लिविंग इन हिज पेरेंटल हाउस अप टू 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक ये पेरेंटल हाउस में रहता था, तो एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और एचआरए इसको मिल कहाँ कब से रहा है, 1 नवंबर से मिल रहा है। और तो नवंबर और दिसंबर का जो एचआरए है ना, वो आपका एग्जाम नहीं हो सकता, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, इसलिए नवंबर और दिसंबर का एचआरए पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया गया। उसके बाद वो किराए के मकान में रहे तो जनवरी और फरवरी जो है वो उसको एग्जाम्पशन जो है मिल सकता है। नवंबर और दिसंबर के लिए एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता, क्योंकि जब आप खुद के मकान में रहते हैं या पेरेंटल मकान में रहते हैं तो इसका मतलब कोई किराया तो पे नहीं कर रहे। जब किराया नहीं पे कर रहे तो एचआरए का एग्जाम्पशन आपको नहीं मिल सकता। इस एग्जाम्पल में लिखा है ही वाज अपॉइंटेड एन अकाउंटेंट इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और इसको अपन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 300 रुपये पर मंथ का। तो फिर इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले तो आप यहाँ टैक्सेबल करोगे, ये देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका टैक्सेबल हो रहा होगा, ये रहा 300 रुपये पर मंथ है, 4 महीने का हो गया 1,200 रुपये, तो पहले वो टैक्सेबल होता है, फिर नीचे जाके उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन में मिलता है, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। और ये बात आप नोट्स में पेज नंबर 9 पे नीचे देख सकते हैं डिडक्शन में, और वहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस का पॉइंट जो है वो पूरा लिखा हुआ है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो आपको मिलेगा उसमें है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो है वो आपका है 1,200 रुपये। फिर है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सैलरी 8,000, 8,000 का 20% हो गया 1,600 रुपये, और मैक्सिमम लिमिट है 5,000। तीनों में से जो सबसे कम हो, सबसे कम है 1,200, इसीलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस का 1,200 का एग्जाम्पशन जो है, डिडक्शन जो है वो आपको यहाँ मिला है। पर ये बात ध्यान रखना है केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है।